आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे आओ एंड आप बहुत ही खुश होगे। सबको एक बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर विश कर रही हूँ। मैं यहाँ कश्मीर में हूँ, स्नो एंजॉय कर रही हूँ। वी ऑल आर हैविंग अ रॉकिंग टाइम। गुलमर्ग से ज्यादा सुंदर जगह वर्ल्ड में कोई नहीं है। इट्स अ मेजर स्विट्जरलैंड एक्चुअली। वंडरफुल एक्सपीरियंस एंड इट्स अ लाइफ रिमेम्बरिंग एक्सपीरियंस टू अस। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बहुत मुबारक। स्विट्जरलैंड पता नहीं लोग क्यों जाते हैं, स्विट्जरलैंड से बढ़िया जगह कश्मीर है। कश्मीर में एक बार आके जरूर देखना चाहिए कि स्विट्जरलैंड में जाना बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। जम्मू कश्मीर में मरकज की उड़ान और हिमायत स्कीम के जरिए रफ्ता रफ्ता बेरोजगारी को खत्म करने में मदद मिल रही है। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने रोजगार पाने वाले नौजवानों को जम्मू में एक तकरीब के दौरान इंडक्शन लेटर दिया और कहा कि उड़ान जैसी स्कीम से रियासत में रोजगार की राह हमवार हो रही है। इस मौके पर इन्होंने तालीम याफ्ता नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार तलाश करने का मशवरा दिया। वाज़ेह है कि रियासत के 300 नौजवानों को एक प्राइवेट बैंक ने नौकरी दी है और जम्मू में एक तकरीब के दौरान वज़ीर आला ने इन नौजवानों को इंडक्शन लेटर दिया। गैप एक हुआ करती थी, बहुत बड़ा फासला एक हुआ करता था जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स के बीच में और कॉर्पोरेट्स के बीच में। तो एक तो ये है कि ये गैप जो है ये ब्रिज होगी, ये गैप फिलअप होगी। जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स, कश्मीर के कैंडिडेट्स, हमारे फार फ्लंग एरियाज के कैंडिडेट्स जो हैं उनको कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एक वाकफियत हासिल हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इन जैसे प्रोजेक्ट्स के साथ एंटरप्रेन्योरशिप का, खुद अपना नौकरी हासिल करने का जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी इनसे इनिशिएट किए जाते हैं, उसके साथ भी एक एक्वाइंटेंस मिलता है। 300 को दिया जॉब, तो खुश हूँ, बहुत खुश हैं और चाहता हूँ हर किसी से कि उड़ान के तहत फायदा उठाए। उड़ान और दूसरा हिमायत नाम का दूसरा प्रोग्राम है, उसके तहत अगर हम इस उम्मीद के साथ चलते रहें कि बस बेरोजगारी का खात्मा सरकारी मुलाजमत में लिखा हुआ है, ना ये रियासत तरक्की करेगी और ना हमारे नौजवान जो हैं वो बेरोजगारी के अंधेरे से निकल के रोजगार के उजाले में अंदर आ जाएंगे, तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को बार बार ये बताइए कि उड़ान और हिमायत जैसी स्कीमें जो हैं और इस किसी रियासत के नौजवानों को नहीं दी गई हैं। अब उनका फर्ज बनता है कि वो सामने आए और इन मौकों का फायदा लें। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं हमदर्द हमदोजीन से। शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन, हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना, 9 PM खबरनामा। उर्दू न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। इलाके बोंजवा जिला किश्तवाड़ का एक दूर दराज और गुंजान आबादी वाला इलाका है, जहां लोगों की सहूलत के लिए एक डिस्पेंसरी को अपग्रेड करके PHC बनाया गया था, मगर इस PHC का लोगों को अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है। उन्हें आज भी मामूली सी बीमारी के इलाज या टेस्ट के लिए 60 से 70 किलोमीटर सफर करके किश्तवाड़ या डोडा जाना पड़ता है। एक्सरे और अल्ट्रासाउंड की मशीनें बेकार पड़ी हुई हैं। हमारा इलाका जो बहुत दूर दराज पर ठाठी से किथर तक इसकी आबादी तकरीबन 25,000 पर मुश्तमिल है और आसाइश कुछ नहीं है। मतलब कोई दवाइयाँ उतनी मिल नहीं रही। हमने पहले भी जनाब
गवर्नमेंट से अपील की थी कि इसको ODPSC का दर्जा दिया जाए ताकि हमें मतलब मेडिसिन यहाँ मिले, लेकिन बिल्कुल नहीं मिली आज तक। बिल्कुल बहुत कम कलील भेज रहे हैं और एम्बुलेंस भी यहाँ नहीं है। हमारी मतलब माएँ बहनें जो आती हैं डिलीवरी रास्ते में होती है, कोई एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ स्टाफ भी आना चाहिए और मशीन जो यहाँ पर है उनका कोई फायदा नहीं है, वो ताकि अगर डॉक्टर साहब यहाँ आ जाएं और मशीनों को इस्तेमाल करें ताकि हमें यहाँ से किश्तवाड़ एक्सरे और या अल्ट्रासाउंड करने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए जनाब वाला से गुजारिश है कि यहाँ पर स्टाफ भी भेजा जाए। एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस करगिल की जानिब से राइटर सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुसन्निफीन ने उर्दू, बाल्ती और शीना जबान में अपना कलाम पेश किया। इस मौके पर शेख हुसैन याइस मेहमान खुसूसी थे। LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर हाजी असगर करबलाई ने करगिल जिला अस्पताल का अचानक दौरा किया, दवाओं के स्टॉक और हीटिंग इंतजामात का जायजा लिया और डॉक्टरों के साथ एक मीटिंग की। इस मौके पर इस्माइल बारसो और लियाकत अली भी इनके हमराह थे। वादर है कि हाजी असगर करबलाई ने अस्पताल के सिलसिले में शिकायत मिलने के बाद ये अचानक दौरा किया था। जाट कल्याण सभा ने कल जम्मू में एहतजाज किया और हुकूमत पर जाट तबके को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने जाट को OBC रिजर्वेशन देने का मुतालबा किया। हमारे लिए ये आज ब्लैक डे है, हमारे लिए ये कोई खुशी का दिन ये साल लेके नहीं आया। बाकी हिंदुस्तान के जाटों के लिए बड़ी मुबारक वाली बात है कि उनके लिए खुशी का दिन आया, मगर जम्मू कश्मीर के जाटों के लिए ये खुशी का दिन नहीं है, इसलिए हम ये ब्लैक डे मान लें। और हमारी मांग है कि जिस तरह जब बाहर के सारी स्टेटों को जाटों को OBC का आरक्षण देने के लिए रिकमेंड किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और जम्मू कश्मीर को उसमें रख दिया है, हम चाहते हैं, हम ये रिक्वेस्ट करते हैं और ये मांग करते हैं कि जम्मू कश्मीर को भी उसमें रखा जाए। क्योंकि जम्मू में लोक जनशक्ति पार्टी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के रियासती सदर संजीव मनमोत्रा ने अपने हामियों के साथ बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। रियासती बीजेपी के सदर जुगल किशोर और दीगर सीनियर लीडरों ने मनमोत्रा और उनके हामियों का बीजेपी में इस्तकबाल किया। जैसा कि आज पूरे देश में एक माहौल बना हुआ है, वैसा ही माहौल जम्मू कश्मीर में भी है। संजीव जी से जब मेरी बात हुई तो संजीव जी ने बताया कि आज देश को जरूरत है एकजुटता की और देश को संभालने की, देश को सही दिशा देने की, और वो सही दिशा जो है वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट के सीनियर और बानी मेंबर तेजिंदर सिंह ने पार्टी के बुनियादी रुकने से इस्तीफा दे दिया है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी सदर और वजीर ज़राअत गुलाम हसन मीर के साथ इख्तिलाफात की वजह से वो पार्टी छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। उसकी बेसिक मेंबरशिप से रिजाइन कर रहा हूं और मीडिया के सामने ये अनाउंस कर रहा हूं कि जो इस साल असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं वो मैं कंटेस्ट कर रहा हूं इसी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट और सिटिंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर गुलाम हसन मीर के अपोजिट टंगमर्ग से। इस रीजन भी है इसके किस वजह से मैंने ये प्रिसाइजली मीडिया के सामने रखूंगा कि मीर साहब ने जिस तरह से पार्टी के ऑब्जेक्टिव्स के बाहर जाके काम कर रहे हैं, नेशनलिस्ट फोर्सेस को कंसोलिडेट करने के लिए ये पार्टी बनाई गई थी, ना कि उनको डिमोरलाइज करने के लिए। नाज़रीन, टीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल इतना ही। लेंगे एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद की खास बात। आदाब।
مسجد الحرام سے نماز فجر دیکھیے روزانہ صبح 5:30 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ. اتر پردیش کے کاکوری میں واقع خانقاہ کاظمیہ قلندریہ رحمۃ اللہ علیہ درگاہ کی کیا ہے تاریخی اہمیت؟ دیکھیے پروگرام بارگاہ عقیدہ بدھ کی رات 8:30 بجے اور جمعہ کی دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بچے پڑھ لکھ کر کے جو ہے وہ آگے تو بڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی تعلیم جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اس میں گراوٹ درج کی جا رہی ہے. ٹیچرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے ٹیچنگ کے تدریس کے مقدس پیشے کو کاروبار بنا لیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ گراوٹ جو ہے وہ دونوں ہی جگہ دیکھی جا رہی ہے؟ جسٹس سچر نے کہا کہ مسلمانوں کی تعلیمی حالت دلتوں سے بھی بدتر ہے. اس وقت کا ایک سیاسی منظرنامہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نظریاتی سطح پر NCERT کی نصاب کی کتابیں تیار ہونے لگی ہیں. دور حاضر میں تعلیم و اخلاق کا گرتا معیار. دیکھیے پروگرام ہمارے مسائل جمعے کی رات 8 بجے اور اتوار دوپہر 2:30 بجے صرف ETV اردو پر. ETV اردو پر اگلا پروگرام ناظرین آداب، ETV اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں خاص بات. میں ہوں سید احمد جیلانی. پہلے نظر سرخیوں پر. مظفر نگر فساد متاثرین کو راحتی کیمپوں سے زبردستی کھدیڑا جا رہا ہے. 100 خاندانوں کے خلاف مقدمے درج، 270 خاندانوں کو نوٹس. سیاسی لیڈروں نے اتر پردیش حکومت کے اقدام کی مذمت کی. مظفر نگر کے DM نے متاثرین کے ساتھ زیادتی سے کیا انکار. اجین سے ممنوع تنظیم سمی کے 4 مبینہ ارکان گرفتار. ATS نے دھماکہ خیز باتیں کی برآمدگی کا کیا دعویٰ. گوا بم دھماکہ معاملے میں سناتن سنستھا کے 6 ارکان بری. شواہد کی کمی کی بنا پر کیے گئے رہا. خبریں تفصیل سے. مظفر نگر کے فساد متاثرین کو اب UP پولیس قانونی شکنجے میں جکڑنے کے ہتھ کنڈے اپنا کر کیمپوں کو خالی کرا رہی ہے. بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ان متاثرین کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں اور انہیں زبردستی کھدیڑا جا رہا ہے. بتایا جا رہا ہے کہ منصورہ کیمپ کے 100 خاندانوں کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کا مقدمہ درج کیا گیا. دوسری طرف محکمہ جنگلات نے ایک کیمپ کے 270 خاندانوں کو زمین خالی کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا ہے. مظفر نگر فسادات متاثرین فرقہ پرستوں کا نشانہ بننے کے بعد اب سرکاری حکام کا شکار بنے ہوئے ہیں. UP حکومت نے فساد متاثرہ 100 خاندانوں پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا معاملہ درج کیا ہے. فساد متاثرہ 100 خاندان ضلع شاملی کے مضافات میں واقع ایک دیہات منصورہ میں
एक रिलीफ कैंप में मुकीम हैं। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट S.K. सिंह ने बताया कि तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने 100 मुतासरा खानदानों के खिलाफ सरकारी जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई है। तहसीलदार ठाकुर प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई है कि फसाद मुतासरीन अफराद ने सरकारी जमीनों पर ईंटों की दीवारें खड़ी कर ली हैं। दूसरी जानिब एक और रिलीफ कैंप में मुकीम 270 खानदानों के लिए भी बुरी खबर है। महकमा जंगलात ने 270 खानदानों को नोटिस जारी किया है और देहात की जगह को खाली करने की हिदायत दी है। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब मुतासरीन के लिए इमदाद लिए जाने वालों को भी रोक दिया जा रहा है। यूपी हुक्काम एक तरफ ये जाहिर कर रहे हैं कि हुकूमत मुतासरीन की हर मुमकिन मदद कर रही है और दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर के लुई कैंप के करीब इंस्पेक्टर KP शर्मा रिलीफ इमदाद लेकर पहुंचने वालों को वापस भेज रहे हैं। समाजी कारकुन शहजाद पूनावाला का कहना है कि लुई कैंप के अलावा दीगर कैंपों में अभी भी 100 खानदान मौजूद हैं। शहजाद पूनावाला के मुताबिक वो मंसूरा कैंप मुतासरीन के लिए इमदाद लेकर जा रहे थे तो इंस्पेक्टर KP शर्मा ने उन्हें रास्ते में रोक दिया और शनाख्त मालूम करने के बाद कैंप की तरफ जाने से रोक दिया। जब इंस्पेक्टर से रोके जाने के बारे में तहरीरी जवाब तलब किया गया तो पुलिस ने कुछ कहने से इनकार कर दिया। शहजाद पूनावाला के मुताबिक मकामी लोगों ने भी इंस्पेक्टर पर जानिबदारी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि इंस्पेक्टर का रवैया एक मखसूस तबके के साथ इंतहाई जारहाना रहा है। इस रवैये की आला हुक्काम से शिकायत भी की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। लेकिन मुजफ्फरनगर के DM कौशल राज शर्मा ने फसाद मुतासरीन को जबरदस्ती राहती कैंपों से हटाने के इल्जाम को मुस्तरद कर दिया है। कौशल राज शर्मा का कहना है कि लोगों को एतमाद में लेकर ही कैंपों से हटाया गया है। स्पष्ट कर देता हूं कि 41 कैंप जब चल रहे थे उनमें से लास्ट एक लोही कैंप बचा था। लोही कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप 1 महीने से खुले में अपने टेंट्स लगा लिए थे। ये बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंसिया भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परसुएशन का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे। तो काफी लोगों ने अलग अलग गांव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कई लोग उसमें नहीं आए, लेकिन काफी लोग वहां से हट के जाने लगे, तो बाकी लोगों में भी ऐसा माहौल बना और अल्टीमेटली वो कैंप भी के लोग भी वापस अपने घर चले गए हैं। काफी लोग अपने खुद के गांव में लौटे, काफी दूसरे गांव में लौटे। इसमें कोई भी फोर्स इवैक्यूएशन नहीं हुआ। करीब ये कैंप 1 महीने से चल रहा था। फोर्स इवैक्यूएशन करने की कभी भी नौबत नहीं पड़ी। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन के साथ यूपी हुकूमत के बर्ताव पर मुख्तलिफ गोशों से तनकीद की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरों ने अखिलेश हुकूमत से इस सिलसिले में जल्द मुस्बत इक़दामात करने का मुतालबा किया है। दुनिया के NGOs और बाकी बुद्धिजीवी जो गुजरात पर आज तक चिल्लाते हैं, वो मुजफ्फरनगर पर खामोश क्यों हैं? गुजरात में तो शांति है, मुसलमान भी खुश है, हिंदू भी खुश है, प्रगति हो रही है, लेकिन वो मुजफ्फरनगर पर खामोश क्यों रहते हैं? इसलिए हम हमेशा कहते हैं इस देश में ऐसे लोगों के दोहरे चरित्र होते हैं, और जिस तरह से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव की सरकार के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार पर वो खामोश हैं, यही लगता है कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स हावी है। रात में सबको बारिश के अंदर 0 डिग्री पे रात में उखाड़ के फेंक दिया, ये किसी भी गवर्नमेंट के लिए शोभा नहीं देता, ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर ऐसा आप करेंगे तो इनके दिलों से कभी भी नफरतें नहीं जाएंगी। तो बजाय इसके कि वो उन जो पीड़ित हैं उनके लिए कुछ काम किया होता, वो उनको उजाड़ने के चक्कर में है, ताकि वो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी वाला हिसाब किताब है कि वहां जब कैंप के अंदर लोग बाग ही नहीं होंगे तो लोग बाग जाएंगे कहां और किस तरह से उनकी बदनामी होती रहेगी। मैं समझता हूं कि वो शायद बहुत गलतफहमी के अंदर है। मुजफ्फरनगर फसाद मुतासरीन का हाल जानने के लिए बीएसपी के लीडरों को 4 महीने बाद फुर्सत मिली। बीएसपी के एक नुमाइंदा वफ्द नसीमुद्दीन सिद्दीकी की क़यादत में रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मुतासरीन के हालात जानने की कोशिश की। पीछे हो जाओ भैया, पीछे। सीधा सा ये है, सरकार गंभीर नहीं है। 2 शब्दों में कह दूं, लेट हो रहा, आगे हमें 12 जगह जाना है। सरकार गंभीर नहीं है,
सरकार ने तबाही बर्बादी का एक रास्ता खोल दिया, उसको बंद नहीं करना चाहती और इसका खामियाजा सरकार को भोगना पड़ेगा। इन गरीबों की हाय लगेगी। ये प्रतिनिधिमंडल इसलिए आया है कि यह दंगा सुनियोजित तरीके से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के इशारे से कराया गया था। शुरुआत में हमारी नेता ने सबसे पहले दंगा होते ही महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देकर के इसको गंभीरता से लेने और सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। मध्य प्रदेश के उज्जैन से सिमी से मुबैन अवावस्था 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एटीएस और काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की मुश्तरका कार्रवाई से ये गिरफ्तारी अमल में आई है। एटीएस के आईजी का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के कब्जे से धमाका खेज अशिया बरामद हुई है। उज्जैन में 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एटीएस और काउंटर टेररिस्ट ग्रुप की साझा कार्रवाई में 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। जावेद नावारी, अब्दुल अजीज, मोहम्मद आदिल और अब्दुल वाहिद। जो अलार्मिंग बात है वो ये कि इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। 900 से ऊपर जिलेटिन रॉड्स मिली हैं। 600 से ऊपर डिटोनेटर्स बरामद हुए हैं। पाइप बॉम्ब है और लगभग 2 दर्जन प्राइम बॉम्ब थे, यानी कि उनको एक्सप्लोड करने की स्थिति में बॉम्ब तैयार थे। गोवा बम धमाका मामले में अदालत ने दाएं बाजू की तंजीम सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले तमाम 6 मुलजमीन को इल्जामात से बरी कर दिया है। गोवा की खुसूसी अदालत ने नाकाफी शवाहिद की बिना पर मुलजमीन को बरी करने का ऐलान किया। वाज़ेह है कि गोवा में 16 अक्टूबर 2009 को एक मजहबी तकरीब के दौरान बम धमाका हुआ था। बम धमाके के इल्जाम में सनातन संस्था से ताल्लुक रखने वाले 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। मगरबी बंगाल की बाएं बाजू पार्टी 2014 में एक नई ताकत के साथ उभर कर सामने आएगी। ये दावा है पार्टी के सीनियर लीडरान का। इस सिलसिले में पार्टी ने अपनी पॉलिसियों का असरनौ जायजा और लाहमल तय करना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल के सियासी मंजरनामे पर 2013 काफी अहमियत का हामिल रहा, जहां वजीर आला ममता बनर्जी ने नई सियासी तारीख रकम की। म्युनिसिपल इलेक्शन में शानदार कामयाबी मिली, जिससे टीएमसी को मजीद तकवीत मिली, तो बाएं बाजू पार्टी को हर कदम पर नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन बाएं बाजू पार्टी ने नए साल में नए अज़्म के साथ काम करने का फैसला किया है। लेकिन 2013 हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए अच्छा नहीं गुजरा। उम्मीद करता हूं कि 2014 इससे बेहतर गुजरे। 2013 एज अ होल तृणमूल कांग्रेस के लिए अच्छा रहा। हमारी नेत्री सुप्रीमो ममता बनर्जी के लिए भी अच्छा रहा। अक़लियत बंगाल में बड़े खुश हैं। ये समझते हैं कि ये सरकार जो है ये अक़लियत दोस्त सरकार है। मगरबी बंगाल की सियासत में अक़लियतों, खासतौर से मुसलमान, अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबन 30 साल तक बाएं बाजू ने मुसलमानों की मदद से हुकूमत करके एक तारीख रकम की, लेकिन मुसलमानों को इसने नजरअंदाज कर दिया। जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट सामने आई और उसमें बंगाल के मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर बताई गई, तो रियासत के मुसलमान बाएं बाजू पार्टी से दिल बर्दाश्ता हो गए, जिसका नतीजा ये निकला कि बाएं बाजू की पार्टी बदतरीन शिकस्त से 2-4 होकर इख्तिदार से महरूम हो गई। ममता बनर्जी ने सियासत की उसी दुखती रग पर हाथ रखा और ममता को शानदार कामयाबी मिली, जिसका सिलसिला अभी बरकरार है। हालांकि बाएं बाजू का दावा है कि ममता लेफ्ट की पॉलिसियों को रंग और रोगन लगा के पेश कर रही हैं और उनके पास कोई नई पॉलिसी मुसलमानों के लिए नहीं है। वो परिवर्तन नहीं आया जो जनता सोच रखे थे। सब चीज को बालेताक रखते हुए फिर से वही जो बंगला में बोलते हैं गणतंत्र ना दौलतंत्र। रंग लाती है हिना पत्थरों में पिस जाने के बाद और सुरखरू होते हैं इंसाफ ठोकरे खाने के बाद। उम्मीद रखते हैं स्टेट गवर्नमेंट से ये जो एम्फेसिस दिया है माइनॉरिटी क्लास को सॉल्व हो जाएगा, हम ठीक से आगे बढ़ सकेंगे। मुल्क में पिछले कुछ बरसों में मुस्लिम सियासत का मंजरनामा काफी बदला है।
मुसलमानों ने वादों पर एतबार करने के बजाय अमली इकदाम करने वाली पार्टी का इस्तकबाल करना शुरू कर दिया है। मगरबी बंगाल के पड़ोसी मुल्क बिहार में लालू प्रसाद यादव ने मुसलमानों के नाम पर तकरीबन 15 बरसों तक इख्तदार के मजे लिए, लेकिन बाएं बाजू की तरह लालू ने भी सिर्फ वादों की डफली बजाई। आखिरकार वो भी माजी की दास्तान बनकर रह गए। बात सिर्फ मुसलमानों की नहीं, बल्कि जो भी हुकूमत आवाम की उम्मीदों पर नहीं उतरती उसे आवाम भुला दिया करती है। ईटीवी न्यूज, कोलकाता। बिहार में अक़लियतों की फलाह के नाम पर ऐलानात के सिवा कुछ नहीं हो रहा है। यूं तो एमएसडीपी स्कीम के अलावा दर्जनों स्कीमें चल रही हैं, लेकिन नतीजा सिफर है। अब मुसलमानों का दानिश्वर तबका रिजर्वेशन की वकालत कर रहा है। सत्तर कमेटी की रिपोर्ट के बाद बिहार में अक़लियतों की फलाह के सिलसिले में दर्जनों स्कीमें मुतारिफ करवाई गईं, जिनमें एक एमएसडीपी स्कीम भी शामिल है। 11वें 5 साला मंसूबे के तहत इसे नाफिज किया गया, लेकिन अमली सतह पर यह स्कीम अक़लियतों को राहत पहुंचाने में नाकाम रही। कई अजला में रकम खर्च नहीं हो पाई या फिर इस रकम में बंदरबांट हो गई। अब रियासत का दानिश्वर तबका बेदारी मुहिम चलाने की बात कर रहा है। अभी फिलहाल जो मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आए हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के सिलसिले में हम लोगों ने भी थोड़ी सी कोशिशें की हैं। मैं समझता हूं कि अगला साल उसके लिए बहुत ही अहम होगा और इस बात की कोशिश होगी कि कम से कम अगर 100% नहीं तो कम से कम 90% प्रोजेक्ट्स उसके अंदर ऐसे बने और ऐसे इम्प्लीमेंट हो जिससे वाकईतन मुस्लिम कम्युनिटी को या माइनॉरिटी कम्युनिटी कह लीजिए जो भी हो उसको फायदा पहुंच सके। अक़लियतों के लिए रिजर्वेशन की तहरीक चलाने वाले इस सिलसिले में कुछ और सोच रखते हैं। उनका मानना है कि जब तक मुसलमानों को एससी के जुमरे में शामिल नहीं किया जाता तब तक ऐसी स्कीमें कागजों की जीनत बनती रहेंगी। सरकार की जो भी स्कीमें हैं जो उन्होंने 341 के तहत मुल्क में लागू किया है उस जुमरे में मुसलमान भी आएगा तभी वो इस स्कीमों का फायदा भी उठा सकेगा, वरना अलग से आप एमएसडीपी बनाते रहिए या $3 बिलियन एजुकेशन के लाते रहिए, कोई जमीन पर आएगा नहीं। इसलिए कि सिर्फ ऊपर से ऐलान कर देने से क्या होगा, जब पूरी मशीनरी की नीयत ही ठीक नहीं है तो मसला कहां से हल होगा। मुसलमानों का दानिश्वर तबका अब आईन की दफा 341 में तरमीम चाहता है। उनका कहना है कि पसमानदा तबकात को रिजर्वेशन के नाम पर जब सब कुछ मिल सकता है तो फिर अक़लियतों और खासतौर पर पसमानदा मुसलमानों के साथ इम्तियाज क्यों। ईटीवी न्यूज, पटना। झारखंड के कांग्रेस लीडर शकील अंसारी ने बोकारो जिले को एमएसडीपी के तहत लाने का मुतालबा किया है। रांची में ईटीवी से बात करते हुए शकील अहमद ने बताया कि बोकारो में मुस्लिम आबादी का तनासुब 17% है, लेकिन यह हर शोबे में पिछड़े हुए हैं। बोकारो में पूरे जिले में ऑफिशियल जो सेंसस है उसके हिसाब से 17% आबादी है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ता है कि झारखंड बनने के 13 साल होने के बाद भी या तो स्टेट सरकार या भारत की सरकार खास करके बोकारो जिले के मुसलमानों के लिए जो भारत सरकार की जो एमएसडीपी योजना है उसमें बोकारो जिला को शामिल कर लेना चाहिए था, लेकिन हम लोग लगातार मुतालबा भी करते रहे, लेकिन इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी इस जिले को शामिल नहीं किया गया है। बोकारो जिला को अविलंब एमएसडीपी में शामिल करें ताकि भारत सरकार का वहां पे फंड लग सके। रांची के इस्लाम नगर में मकामी लोगों को सर्दी से बचाने के लिए कंबल तकसीम किए गए। ये कंबल सुदेश्वर देवी चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से तकसीम किए गए। ख्याल रहे कि नाजायज कब्जाजात हटाने के नाम पर 4 साल पहले इस्लाम नगर के सैकड़ों मकानों को मिसमार कर दिया गया था। उस वक्त से यहां के लोग बेसरो सामानी के आलम में जिंदगी बसर कर रहे हैं। एक सामाजिक चेतना के साथ, सामाजिक जंग के साथ इस्लाम नगर की आवाज को हम लोग उठाने के लिए जा रहे हैं और इसीलिए आज हमने इस्लाम नगर से ही कंबल वितरण का काम शुरुआत किया कि हम लोग आपके साथ हैं और आगे भी हम लोग आपके साथ रहेंगे और आपकी जो मेन मुकाम पाना है जो घर बनाने का वो कैसे हम पूरा करा पाए, यही हमारी पहला लक्ष्य होगी इस साल की। जब से हम लोग का अतिक्रमण हुआ है तब से हम लोग कोई मतलब पूछने भी नहीं आया आज तक कि कौन कैसे है नहीं है। हम लोग को बहुत मतलब कि कठिन की जिंदगी, खुले आसमान की जगह हम लोग हैं। अभी थोड़ा सा आए हैं तो एक कंबल मिला है तो उससे राहत तो मिलेगा। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में जारी कपिल वस्तु
महोत्सव के मौके पर कवि सम्मेलन और मुशायरे का एहतमाम किया गया। इस मुशायरे में मुल्क के नामवर शोरा